इमेजिन कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार भी चलाता हो और उसी सरकार को संवैधानिक मान्यता भी देता हो, जो फैसले भी लेता हो और उन्हीं फैसलों पर साइन भी करता हो। सवाल ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। असल सवाल यह है कि क्या भारत का संविधान सत्ता के ऐसे केंद्रीकरण को अनुमति देता है। आज हम इमोशन से नहीं या फिर किसी राजकीय निष्ठा से भी नहीं, बल्कि प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक से जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिए, इस वीडियो का असली उत्तर अंत में आएगा। सवाल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना काबिल है या कितना पॉपुलर है। असली सवाल यह है, क्या एक ही व्यक्ति एक ही समय भारत का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक साथ बन सकता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मतलब है एग्जीक्यूटिव पावर, डिसीजन लेना, सरकार चलाना, पॉलिसी बनाना, और प्रेसिडेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जैसे कि डिग्निटी, बैलेंस और कंट्रोल। अब जरा सोचिए, अगर वही व्यक्ति सत्ता भी चलाए और उसी सत्ता पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरविजन भी रखे, तो फिर सवाल उठता है, सत्ता पर नियंत्रण करेगा कौन। यहीं से लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का लीडर होता है, सरकार का हेड होता है, पॉलिसी बनाता है और सबसे अहम, सत्ता को एक्सरसाइज करता है। सिंपल वर्ड्स में पीएम इक्वल्स टू पावर टू एक्ट, मतलब निर्णयों को अमल में लाने की क्षमता। आप प्रेसिडेंट को देखते हैं, प्रेसिडेंट मतलब हेड ऑफ द स्टेट, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा का प्रोटेक्टर काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार को कानूनी वैधता देने वाले होते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रेसिडेंट इक्वल्स टू पावर टू रिस्ट्रेन, मीन्स नियंत्रण करने की शक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति, संस्था या सत्ता को सीमा में रखना। अब यहीं पर एक गंभीर सवाल उठता है, अगर वही व्यक्ति एक्शन भी ले और उसी एक्शन पर रिस्ट्रेन भी तय करे, तो फिर पूछना पड़ेगा, क्या रिस्ट्रेन वास्तविक रहेगा या फिर कागजी और सिंबॉलिक बनकर ही रह जाएंगे। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उस सीमा पर जहां सत्ता को रोका जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत साफ संकेत देता है, प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। अब इस लाइन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहीं पर पूरी बहस पलट जाती है। अब पीएम को जरा ध्यान से समझिए। पीएम सैलरी लेता है, एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करता है, फुल टाइम अथॉरिटी के रूप में काम करता है। यानी पीएम कोई सिंबॉलिक पद नहीं, बल्कि एक क्लियर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों पद पावरफुल है, सवाल यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक ही व्यक्ति को पूरी तरह की सत्ता रखने की इजाजत देता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति भी सैलरी लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड ऑफिस है, ना कि किसी अथॉरिटी के अंडर काम करने वाला। पर अभी निष्कर्ष पर मत आइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल नहीं, फिलोसॉफी भी है। अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या यह कभी फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस के जरिए। थ्योरेटिकली देखा जाए तो लोकतंत्र में बहुत कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत मजबूत सुरक्षा तंत्र है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश को तानाशाही से बचाने के लिए दिया है। वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका अर्थ यह है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऐसे हैं जिन्हें कोई भी पार्लियामेंट, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों हो, बदल नहीं सकती। और उन प्रिंसिपल में से एक है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का संतुलन। इसी वजह से फ्यूचर की ओर देखने पर भी यह रास्ता खुला नहीं है, बल्कि लगभग बंद दिखाई देता है। लेकिन अभी रुकिए, फाइनल आंसर अभी बाकी है। इंडिया का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या था? वन मैन अथॉरिटी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और भारतीयों के प्रति कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं। फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तय किया कि इंडिया व्यक्ति केंद्रित नहीं, बल्कि शास्त्र केंद्रित लोकतंत्र होगा। और इसीलिए पीएम स्ट्रांग है, लेकिन अकाउंटेबल भी उतना ही है। और वही प्रेसिडेंट डिग्निफाइड और न्यूट्रल है। यह डिजाइन किसी लीडर को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाया गया है। एक सवाल सोचिए, अगर सरकार चलाने वाला व्यक्ति और सरकार पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति एक ही बन जाए,
तो लोकतंत्र कितनी देर जिंदा रहेगा। यही एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी जर्मनी में 1930 के दशक में हुआ था। जर्मनी में तब दो पद थे, प्रेसिडेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, पावर टू रिस्ट्रेन। एडोल्फ हिटलर चांसलर था, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव पावर, पावर टू एक्ट। जब तक हिंडनबर्ग जीवित थे, हिटलर पूरी तरह से अनचेक नहीं था। तब प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक की तरह मौजूद था। लेकिन 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों शक्तियां अपने पास में जोड़ ली और खुद को फीडर घोषित कर दिया। इसके बाद पार्लियामेंट पावरलेस थी, जुडिशरी पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, अपोजिशन समाप्त हुए थे, जर्मनी लोकतंत्र से तानाशाही बन गया। जब सत्ता पर रोक लगाने वाला पद और सत्ता चलाने वाला पद एक हो जाता है तो लोकतंत्र नहीं, सिर्फ पावर बचता है। यही वजह है कि भारत के संविधान ने प्रेसिडेंट और पीएम की शक्ति कभी एक व्यक्ति के पास नहीं दी। अब जरा एक पल के लिए कल्पना नहीं, परिणाम सोचिए। मान लीजिए एक ही व्यक्ति भारत का पीएम भी है और प्रेसिडेंट भी है। अब क्या होगा? वही व्यक्ति खुद को सलाह देगा और वही व्यक्ति अपने ही फैसले को मंजूरी भी देगा। कोई स्वतंत्र चेक नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉज नहीं। धीरे धीरे पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप बन जाएंगी। अपोजिशन कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह से इर्रेलेवेंट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवित दस्तावेज नहीं, सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएंगी। इस स्थिति को हम इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, मतलब चुनाव होते रहेंगे लेकिन सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं रहे। अब आप समझने लगे होंगे खतरा व्यक्ति में नहीं, सत्ता के केंद्रीकरण में। अब लास्ट क्वेश्चन का उत्तर, कैन वन पर्सन बी पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम? आंसर है नियरली इम्पॉसिबल। पर क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अनुमति नहीं देता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम इसे रोके रखता है। सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से बढ़ जाता है और अंततः डेमोक्रेसी का संतुलन बिगड़ता है। ये सिर्फ लीगल इम्पॉसिबिलिटी नहीं, ये डेमोक्रेटिकली अनएक्सेप्टेबल भी है। आपको लग रहा होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों भी हैं, तो वहां तानाशाही क्यों नहीं है? तो इसे हम डिटेल में आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप मानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती व्यक्ति से नहीं बल्कि संस्थाओं से होती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग संस्था। मिलते हैं अगले डीप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में। धन्यवाद।